50 लाख 1 करोड़ दिल्ली घेर सकते हैं, रास्ता बंद कर सकते हैं, तो हम भी वही रहते हैं रोहिलखंड में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, संभल में, सिरसी में हम भी सड़क जाम करेंगे। हमारा जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे, हम तो मरने के करीब हैं, कर मर जाए। आप ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि सूरह फातिहा मेरे लिए पढ़ने की, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, जो फैक्ट ऑफ लाइफ है वो है। तो मैं आपसे कि आज ये फैसला कर लीजिए कि लोगों अब नहीं, अब हमारा पैमाना तब नहीं, आप नहीं मानेंगे तो हम सड़कों पे आएंगे। अब आप शुक्रिया। जनाब एडवोकेट महसन साहब के तकरीर समाप्त फरमा रहे थे। मुख्तसर ये पैमाना बढ़ चुका है, चलने की देर है। मैं बताया चाहूँगा यहाँ कार्यक्रम और इस हिसाब से कि वो रहनुमाई जनाब सर, मौलाना कराम और हाज़रीन, बहुत ही मुफीद तकारीर हुई और जो जनाब सर ने बात कही कि शायद हम लोगों की तरफ इस तवज्जोही का की वजह यह है कि हम लोग सारे हिंदुस्तान में मुंतशिर हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है। लेकिन अगर हम अमेरिका, यूरोप और बहुत से मुल्कों की तरफ नज़र डालें तो देखेंगे कि ज्यूज़ भी वहाँ पर काफ़ी बिखरे हुए हैं, लेकिन एक ताकत, मुत्तहदा ताकत बनकर यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड को तरजीह दी जाती है। पार्लियामेंट के करीब 1/4 लोग जो हैं, 4 मेंबर्स जो हैं, 1/4 वहाँ की स्ट्रेंथ के वो ज्यूज़ हैं। इसी तरह से अमेरिका की सारी फाइनेंशियल अथॉरिटी तो बराबर जाते रहते हैं वहाँ पर, सब कुछ जो है वो ज्यूज़ के हाथ में है। तो उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि तालीम पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल है और तालीम को उन्होंने हासिल किया है। तो जो आज हम बात कह रहे हैं उसका नतीजा कल आप ये उम्मीद करें कि कल मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला। हमें एक लाइन ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगी कि आगे वाली नस्ल के लिए, और आज जो नस्ल है ये किस तरह से एक रास्ता बनाए कि आगे वाली नस्ल जो है इससे फ़ायदा हासिल करे। जहाँ तक के जो कुछ कहना है, मैं अगर जनाब साहब इजाज़त देंगे तो मैं कल कहूँगा, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। मैं इब्ने भाई की बात से पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ हूँ कि देखिए, अगर भीख मांगने से कुछ मिल जाता और खुशामद करने से कुछ मिल जाता तो जितने ये शागिना शाह के सामने ये भिखारी और फकीर बैठे हुए हैं, सब विधानसभा में और लोकसभा के मेंबर नहीं हो सकते। हमारी तादाद कम है, इसमें कोई शुबा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोयला तो क्या कोयला है, कोयला है, उसी से तो हीरा बनता है। मेरी पहचान करना चुका जिन्होंने आपको अपनी नेक ख्वाहिशात का भी बकौल इब्ने भाई के हमारा पैमाना लबरेज हो चुका है। नेक ख्वाहिशात सबकी तरफ मिलती है। 2 बातें आपको तय करना पड़ेंगी कल के जलसे में। मेरा ख्याल रेजोल्यूशन तो कल के जलसे में होगा कि जो पार्टी हमारी मिल्लत के मफाद के लिए पूरी तरह से हमारी तायद नहीं करती, इलेक्शन में उसकी हम मुखालफत करेंगे। आप खास
کے لگے جس میں تو آپ کی کچھ ہو، راجنیتی میں یا سیاست میں مانگنے سے کچھ نہیں۔ ایک بات اگر آپ طے کر سکے کہ ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے، اس مینیفیسٹو کو کون پولیٹیکل پارٹی مانتی ہے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ، ایک ووٹ کے لیے تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، 5 کروڑ ووٹ کے لیے پورے ہندوستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ دیوانی ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیمی جو ادارے ہیں ان کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں۔ اور ایک بات جو عابد میاں نے کہی، میں اس سے بھی متفق ہوں پوری طرح سے، کہ ہم لوگوں کو، اطہر بھائی کو، اس میں ہمارے صدر جو ہیں ان کو کچھ آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا چاہیے جو مختلف خیال کے ملت کے اندر لوگ ہیں، کہ ہو سکتا ہے اندر ہمارے اختلافات ہو، لیکن اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیمی حالت سدھرے، ہماری مالی حالت سدھرے، ہمارے ادارے ترقی کریں اور جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ یہ ایک دو باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ آخر میں کل اگر آپ موقع دیں گے تو میں کچھ کہوں گا، لیکن ایک ریزولوشن کی بنیاد جو میں آج بات کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ پاس کیجیے گا ریزولوشن، بڑے اچھے اچھے لفظوں میں کہیے گا، پرائم منسٹر سے ملیے گا، صدر کانگریس سے ملیے گا، صدر سماجوادی پارٹی سے ملیے گا، بہت اچھی بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ طے کریں کہ منشیہ پرسنل لا بورڈ کے پریزیڈنٹ کسی کے یہاں حاضری نہیں دینے جائیں گے، اگر کسی کو غرض ہوگی تو خود ان کے پاس۔ آپ دیکھیے یہاں لوگ لکھنؤ میں موجود ہیں، مدرسے کے ہیڈ ہیں اور بڑے بڑے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ان کیا جاتے ہیں، اور ہمارے جو مذہبی لیڈر صاحبان نے، معاف کیجیے گا بہت تلخ بات کہہ رہا ہوں، بری لگے تو معاف کر دیجیے گا، وہ ننگے پیر لوگوں کیا نظر آتا ہے۔ تو یہ بے عزتی جو ہے وہ ساری قوم کی ہے۔ آپ نئے سیاسی مذہب سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی مذہبی نہ رہنما ہو نہ کچھ، آپ کے ہم مسلک کو ہم مذہب، لیکن جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو میرا سر جو تھا وہ شرم سے نہیں تھا۔ تو یہ میں جناب صدر سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ گئے وہاں پر اور آپ نے سیاسی لیڈروں کے یہاں جا کے جانا شروع کیا تو اسی دن سے ہمارے کا استعفیٰ آپ قبول کر لیجیے۔ یہ نہیں، اگر غرض ہو تو آئے، انہیں چناؤ لڑنا ہے، ہم کم ہیں تو کیا ہوا؟ اگر لکھنؤ کے یہاں پر تمام سب لوگ جو ہے وہ متحد ہو کر کسی کے خلاف آواز اٹھانے لگے تو کیا لکھنؤ کا ماحول ایسا نہیں بن سکتا ہے کہ وہ آدمی چناؤ ہار جائے؟ ایک صاحب نے شیش محل میں جا کر ایک نیتا جی نے کچھ کہہ دیا تھا اور یہی شیعوں کی آواز تھی کہ اس کمنٹ کی وجہ سے ان کی پوری پارٹی وہاں سے چناؤ آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی۔ تو ان الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اگر جناب صدر میرا خیال ہے کہ کل اجازت دیں گے نہیں ہے، لیکن اگر دیں گے تو کچھ کہوں گا۔ شکریہ۔ اور وہ بھی اس ملک کی سیاست، اس سے علیحدگی کنارہ کشی سود مند نہیں ہے۔ حالات سے مطلع رہنا ضروری ہے۔ سیاسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے قومی اتحاد اور اتفاق بھی ضروری ہے۔ قیادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاسی رہنماؤں کے سامنے نہ جھکے، اپنے حق کو جمہوری ملک میں حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، بغیر اس کے نہیں کاسہ جدائی لے کر کب تک کس کے دروازے پر جا کے رہیں گے، یہ وہ موضوعات تھے کہ جن پر گفتگو ہو رہی تھی، اور مقررین، صاحبان خیر، سیاسی وسیلت کرنے والے، سیاسی میدان میں تجربہ کار افراد اپنے تجربوں کا اظہار آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی مغرب میں وقت باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے،
जी आधा घंटा बाकी आधा घंटा बाकी है और तमाम भाई ने बहुत इख्तिसास से काम किया है। कल तो आप बोले ही कि भाई आपके तजर्बात से फायदा होगा, आप डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर रहे हैं यूपी के, आपसे बेहतर कौन है? मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो मैंने कहा कि हमारा नहीं है, हम अपने उलमाए कराम की बेइज्जती सियासतदानों के दरवाजों पर देख कर नहीं देख सकते। मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि वहाँ पर अपने हसन जाए, हम लोग जाए, हम लोग के सर पे टोपी तक नहीं उठानी क्या चीज जाए, तो इस वजह से ऐसे लोग जाए वहाँ पर, और अगर इनसे बात करना है तो उन लोगों को इनके पास आना पड़ेगा, और अगर नहीं आए तो हम बात करने के लिए तैयार नहीं। उसमें एक बात आपको इस पर इजाफा करना चाहिए कि हमारे जो सियासी अफराद सियासी पार्टियों में हैं, वो वक्त ज़रूरत आते हैं हमारे उलमा के पास और ज़ाकिरीन के पास, और वो अपनी जो है वो ज़ाती परेशानियों को, ज़ाती मसाइल को बयान करके हमको ले जाकर उनके दरवाज़ों पर खड़ा करते हैं। वरना अगर हम अपना ज़ाती कोई परमिट मांगने गए हों या किसी चीज़ का लाइसेंस मांगने गए हों तो आप कह सकते हैं। अगर कोई गया तो किसी मदरसे के नाम पे गया या किसी ऑर्गेनाइजेशन शिया के लिए गया, या जो है वो क्या कहते हैं शियों की जो पार्टी में जो मुख्तलिफ पार्टियों में जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप हमारी सिफारिश कीजिए और ताकि हमको टिकट मिले ना। हम लोग हाँ, अगर कोई ज़ाती नौइयत पे अपने मसाइल के लिए कोई जाता है तो वाक़ई को मिल्लत की भी तौहीन है और जो है वो उलमा की भी तौहीन है। लिहाजा हमारे सियासी लोगों को भी इस चीज़ के से वाक़ई जो है वो परहेज़ करना चाहिए कि हमको ले जाकर वहाँ पर परेड न कराई जाए, तो ये भी मुनासिब होगा। असल में देखिए बात ये है, और खुसूसी तौर पर जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनका रवैया बड़ा बदअखलाक़ी पर मबनी होता है। हमारी नज़र में हमारे उलमाए किराम का जो किरदार है, जो उनका एहतराम है, अगर हम वो कहीं मजरूह होते हुए देखते हैं तो उससे जाहिर है कि एक आलिम दीन आता है, सारा मजमा उसके इस्तक़बाल के लिए उड़ जाता है, और एक दो कौड़ी का सियासतदान हमारे किसी आलिम दीन के आने पर अपनी जगह से उठे लेना और बैठा रहे, ये हमारे लिए तकलीफ है। और मेरा ख्याल है डॉक्टर अमान मुस्लिम साहब इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि व्यापार पर कोई बात, कोई आँच ना आना चाहिए, इसलिए कि अगर उलमा के व्यापार पर कोई बात आएगी तो फिर हुकूमत को, कौम को गुफ्तगू जारी रहना चाहिए। अब जरूर डॉक्टर साहब के बाद सदर मोहतरम की इजाज़त से सिर्फ एक लफ्ज़, एक जुमला करना चाहता हूँ कि सियासत में अगर हमें कुछ फ़ायदा हासिल करना है जमहूरियत में, तो हम किसी एक जगह से हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करना पड़ेगा कि हमारे लिए क़वानीन में तब्दीली करें, और तब्दीली यूँ होना चाहिए कि हमें पूरे मुल्क में एक माइनॉरिटी समझते हुए हमारे लिए सीट मुकर्रर हो पार्लियामेंट में कि हम किसी जगह से भी अपने कैंडिडेट बन करके पार्लियामेंट पहुँचा सकें, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा हिंदुस्तान हो, न कि हमारा एक सूबा पार्लियामेंट। और असेंबली के लिए हमारे लिए वो मुतालबात जारी रखना चाहिए, और इस तरीके से हम उसको फोर्स करें कि हम किसी पार्टी में शामिल होंगे ही नहीं जब तक हम सारे लोग अपने आप एक हम मुत्तहिद न हो जाए, उस पार्टी में हमें जो मिलेगा उससे हम फ़ायदा उठाएंगे, वरना पार्टियाँ हमसे फ़ायदा उठाती हैं, हम पार्टी उठाते हैं। देखिए, 2/3 मेजॉरिटी जो है वो दोनों हाउसेस की जरूरत रखती है। नंबर 2 ये है कि जो कास्ट वाइज जो रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन कभी अलाउ क्यों नहीं कर सकता कि हर मजहब में इतनी कास्ट है और हर जगह पर इतनी जाते हैं और पूरे अलग अलग होते हैं कि क्रिश्चियंस कह रहे हैं रोमन कैथलिक्स के लिए अलग होना चाहिए, प्रोटेस्टेंट्स के लिए अलग होना चाहिए, उसके बाद आप सिखों में आइए, फिर हिंदुओं में आइए, फिर मुसलमानों में आइए। तो ये इसको उसका कोई सिलसिले का कोई इंतहा नहीं है। इस वजह से जो चीज़ है वो ये है कि हम अपनी मिल्लत के बारे में फैसला करें कि हमारी मिल्लत जो है ये हमारा मंशूर है कि टिकट हमारे, अगर फर्ज कीजिए पार्लियामेंट में हमारे लोगों की कहते हैं कि यहाँ से जीत नहीं सकते, तो क्या वो नॉमिनेशन में भी नहीं जा सकते?
आप जितने लोगों को कांग्रेस पार्टी वोट दे रही है, वो सब टिकट दे रही, वो जीत रहे हैं। जहां पर इन्होंने आबिद ने यहाँ पर काम किया, शमसी साहब बैठे, मैं बनारस का नॉर्मल 50 बार ऑब्जर्वर होके गया हूँ, हर एक तारीफ करता है शमसी, लेकिन जब बात आती है कि साहब उनको टिकट दिया जाए, कहते हाँ साहब और तो सब ठीक है, लेकिन वो भी जरा देख लीजिए, तो वो भी देख लीजिए, जिनको देखा है वो सब ठीक है क्या? तो अगर आपकी डिफरेंस वैल्यू नहीं है तो राजनीति में, सियासत में कोई आपका नहीं। आप फैसला कीजिए कि अगर आप वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप उनकी मुखालफत करेंगे, सब सही होगा। आप देखिए एक बात मैं और ऐड कर दूं इसमें, हमारा देखिए कि 5 लोगों का चुनाव होना है, 13 मई को रिजल्ट मिलते होंगे, प्रोसेस शुरू हो चुका है, पार्टियां नामजद कर रही हैं। कल हमको यहाँ रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि एक दो पार्टियों से अपील करनी चाहिए कि उसमें 2 स्टेट्स में हमारा असर है, शिया में, एक बंगाल और एक कर्नाटक। तो इन 2 जगहों पर शियों के हर पार्टी जो अपने उनके शिया मेंबर हैं वो जीते या हारे, उनको टिकट मिलना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि वहाँ जैसा मालूम कहा कि मैनिफेस्टो तैयार करने असल गया के, और वहाँ एक आदमी हमारा जाए जो वहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी से बिगौर दे और कहे कि आप हमारी राय समझते हैं, तो हम आपको कौन से अपील करेंगे, आप वोट दें, और अगर नहीं करते हमारे आपको ठीक। तो ये 5 तो अब शुरू हो गए, जो बहुत बड़ा पार्ट है देश का, बड़े इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है, उनका पूरी देश की राजनीति पे असर पड़ेगा। इसलिए ये 5 इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसमें हम इस काम को शुरू करें। ये भी जनाब आप मुंबई में पार्टिसिपेट किए थे, फिर दिल्ली में, और आज माशाल्लाह यहाँ आ रहे हैं। और 1995 के वक्फ एक्ट के हिसाब से वो एक्ट 14 और सेक्शन A के हिसाब से जहाँ वक्फ बोर्ड होती है वहाँ पे कोई भी एक शिया मेंबर को लेना ज़रूरी है। और हम लोग उड़ीसा में शिया लोग हैं और हमको लिया नहीं जा रहा है। आज से 8-10 साल हो गया, 8-10 साल से बीजू जनता दल की हुकूमत चल रही है, और हम लोग चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, हमको मौका ही नहीं दे रहे हैं। वो लोग हम लोग को इंडक्ट ही नहीं कर रहे। कानून के हिसाब से हमको इंडक्ट करना चाहिए, मगर कितना उन लोग करेस्पॉन्डेंट जो भी कुछ करो वो लोग हमको इंडक्ट नहीं कर रहे हैं। और इसके बावजूद उड़ीसा जयपुर में जहाँ पे 14 आशुर खाने हैं, वो उसको तोड़ के वो लोग शादी खाने वगैरह बनाते हैं। इसके बारे में कई बार हम लोग करस्पॉन्डेंस किए, नवीन पटनायक से, प्राइम मिनिस्टर से, हर बड़े बड़े राज्य में हर लोगों से भी किए, मगर कोई भी टोटल में कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से 10 गुजारिश करता हूँ कि कुछ मसला आप ही लोग निकालिए इसका। शुक्रिया। हजरात हमारे कहा मुख्तलिफ मकामात पर, हालांकि कानून में उसकी गुंजाइश है कि एक शिया मेंबर वक्फ बोर्ड में हो, मगर उसके बाद भी वहाँ के ऊपर शिया शरीफ मेंबर नहीं रखा जाता। और बाद मकामात पर बवालिद हजरात अपने आप को शिया में अली कह करके शिया मेंबर हो जाते हैं। इस ताल्लुक से गौर व फिक्र करना चाहिए। मैं जनाब अम्मार रिजवी साहब की तारीफ करता हूँ कि हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब हमारे उलमाए इकराम की, जिनके हम तालीम करते हैं, जिनके लिए हम तालीम में इस्तादा हो जाते हैं, उनकी कोई सियासी लीडर या मीडिया या कोई एहनत करता हुआ टीवी पर मीडिया पर आता है। इसलिए मेरी भी गुजारिश है कि वो मीडिया के सामने ना आए। मीडिया का काम है कि उनके दर पर आए। यहाँ स्टाफ बैठे हुए लोग, जनाब हमारे साहब और एक साहब, इन्होंने माशाअल्लाह जो बातें हम लोगों के सामने रखी हैं वो काबिल तारीफ हैं। और मेरा सिर्फ यही गुजारिश है आप साहिबान से कि जो इन्होंने कहा है उस पर हमें अमल करना चाहिए। भीख मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता है।
लड़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी हम इस दुनिया में तरक्की कर सकते हैं, हिंदुस्तान में तरक्की कर सकते हैं। ये बात वो है कि हम किसी सीट को जिता नहीं सकते या हरा नहीं सकते, लेकिन अगर हम वहाँ पर माहौल इस तरह का बना दें तो ऐसी बात नहीं है कि उस सीट पर असर ना पड़े, चाहे वो हम जिताने के अपने काम करें या न्यूसेंस फैलाकर उनकी मुखालफत करें। मैं आप साहिबान से सिर्फ ये दस्तवाना गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर इस हिंदुस्तान की सियासत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बजाय गुजारिश करने के हम उनसे कहें कि हमारा हाथ हमें दीजिए, चाहे वो नॉमिनेशन की शक्ल में दें या जिस शक्ल में दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप साहिबान का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। खुदा हाफिज़। मैं साथ करें ताकि उसी गुफ्तगू पर मबनी शुक्रिया। हेलो, बेसिकली अमेरिका और वर्ल्ड जो उसका फाइनेंस के ऊपर चल रहा है, उसी तरह मीडिया में भी पूरी दुनिया में उसका बना है। और अभी तक जब से दिल्ली के अंदर सेशन हो रहा है, हमेशा हम लोग वहाँ मौजूद रहते हैं और हमेशा मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि दिल्ली में एक हेड ऑफिस या एक ऑफिस दिल्ली में होना ज़रूरी है। शेफरशुदा बोर्ड कि दिल्ली से कहीं भी बातें, जो भी बात दिल्ली में होती है या उससे मीडिया हाइप जो क्रिएट होता है उससे अवेयरनेस बढ़ती है। तो अवेयरनेस के लिए एक ऑफिस मीडिया का स्पेशल दिल्ली में ज़रूर होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान तक हमारी बात पहुँच सके। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छी बात। कौन अच्छा, जनाब अख्तर साहब न्यूटनी के रहने अगर तशरीफ रखते हो तो जनाब तहसील साहब रांची से तशरीफ लाए, मौलाना तहसील साहब और बराबर हमारे दोस्त खुद हिंदी के और सियासी लीडर, अभी हमारे जैसे कि उड़ीसा से आए हुए मेम्बरान ने एक बात कही कि हिंदुस्तान में 1995 का एक्ट है, धारा 114/1, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर वक्फ बोर्ड तश्कील किया जाएगा और अगर वहाँ पर 15% से कम हमारा वक्फ है तो वहाँ पे एक शिया नुमाइंदगी दी जाएगी और अगर 15% से ज़्यादा हमारा वक्फ पाया जाता है तो उसमें फिर हमारे हिस्सेदारी उससे ज़्यादा हो जाती है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है और बुजुर्ग हमारे अम्मार साहब मौजूद हैं कि झारखंड में भी वक्फ बोर्ड की तश्कील की गई और जब झारखंड में तश्कील की गई तो हमारा हक हुकूमत ने मारा। गवर्नर अपने थे, गवर्नर साहब के दरवाजे तक गए तो गवर्नर साहब अपने होकर के ये जुमला कहते हैं, ये अपनी शीयत का पर्सनल मामला है, लिहाजा इसे आप लोग खामोश हो जाइए। मैं हाईकोर्ट गया और अल्हम्दुलिल्लाह हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि ये वक्फ बोर्ड जो तश्कील किया गया है ये गलत किया गया है, लिहाजा उसमें ये मेंबर जो बार काउंसिल का होता है, जो वकला का होता है मेंबर वो भी होता है, लिहाजा उस मेंबर को भी बनाया नहीं गया था, शियों को नुमाइंदगी दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हाईकोर्ट से जीत करके हमारा नुमाइंदा वक्फ बोर्ड में आया। मैं उड़ीसा के लोगों को शिया पर्सनल बोर्ड के बैनर में ये दावत देना चाहता हूँ कि आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, इंशाअल्लाह यकीनन आपकी जीत होगी। और शियत कोई मरने का नाम नहीं है, हयात का नाम है। हम एक रहेंगे, हम लेके रहेंगे। इसलिए जब हमारे मिंबरों की आवाज उठती है तो हुकूमत क्या पूरी दुनिया का जाहिर करती है। तो लिहाजा हम अपने उलमा से और दानिशों से भी एक बात कहते हैं, मिल्लत से भी एक बात कहना चाहते हैं। उलमा जब सियासत में आते हैं, ये लोग कहते हैं उलमा को सियासत से कोई दखल नहीं है, उलमा सियासत में क्यों आते हैं। ये बात याद रखिए, अगर दानिशवरान उलमा को छोड़ करके सियासत में जाएंगे तो कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इनकी सरपरस्ती चाहिए और आप
कर्नाटक का इलेक्शन होने वाला, सिर्फ यहाँ रेजोल्यूशन पास करने से नहीं होगा, शिया ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार उठे और बंगाल का सर्वे करें, बंगाल में जाए और जाकर के हुकूमत के मेंबरान से, हुकूमत के लोगों से ये मुतालबा करें कि आप बताइए शियों को कितनी परसेंट आप देंगे, कितनी परसेंट सीटें देंगे। सिर्फ अखबारात से या चर्चा कर लेने से हमें कोई फायदा नहीं होना है, बल्कि जब ईरान फतह हो सकता है इन उलमा की वजह से, तो हिंदुस्तान में भी यकीनन हम यकीनन एक कानून ला सकते हैं। ये उलमा मिलकर एक साथ वोट में मिल जाए तो हुकूमत को हमारा हक देना पड़ेगा और हक यकीनन इंशाअल्लाह हमें मिलेगा। हुकूमती जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है वो हमारा नमाज का वक्त आ रहा है। आपसे गुजारिश है कि दूसरा सेक्शन की कार्रवाई शुरू हो जाएगा, जिसमें मजहबी मसाइल होंगे, जिन पर गुफ्तगू होगी। खासकर उसमें कर्जदारी का मसला है। आप से गुजारिश है कि